नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सीटेट जनवरी 2021 में जो आपका पेपर प्रस्तावित है उसके लिए हम सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने हिंदी के जो है वो प्रश्न 15 देखे थे। यदि आपने नहीं देखे वो पेडागोजी सेक्शन वाले प्रश्न, तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज से फिर से हम एक नया सेट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बाल विकास स्टार्टिंग से लेकर हम 15-15 प्रश्न सभी जो सेक्शन है उसके जो है वो देखते हैं। तो आज हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के जो है 15 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो है वो कौन सी है? भाषा का अर्जन यानी कि जैसे हम सीखते हैं चीजों को, तो भाषा को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और विकास, उसके लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जन्म पूर्व अवधि होती है, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, या फिर मध्य बाल्यावस्था होती है, या फिर किशोरावस्था होती है? ऑप्शन काटेंगे हम सबसे पहले। तो जन्म से पहले क्या आप भाषा का अर्जन करने लगेंगे? तो पहला तो बिल्कुल गलत है। अब किशोरावस्था तक आप जाते जाते तो बहुत चीजें सीख जाते हैं, तो क्या भाषा का अर्जन किशोरावस्था में जाकर आप करेंगे? तो चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, ये दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें यदि आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे तो क्या कहेंगे कि जैसे ही शैशवावस्था जो है उसकी थोड़ी सी स्टेज जो है आपकी खत्म होती है और प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था नहीं प्रारंभिक बाल्यावस्था स्टार्ट होता है, वहीं से ही आपका भाषा का अर्जन और विकास वही आपको देखने को मिलता है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा का अर्जन एकदम स्टार्टिंग जो है उसमें पॉइंट में ही होना शुरू हो जाता है, इसीलिए मध्य बाल्यावस्था को हम टिक नहीं करेंगे। दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग जो है उनके द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? चार ऑप्शन है। इंग्लिश में भी पढ़ते चलिएगा ऑप्शन, क्योंकि इंग्लिश में काफी ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको हिंदी नहीं समझ में आएगी पर इंग्लिश जो है वो समझ में आ जाएगी। तो पहला है प्रसुप्ति अवस्था जिसे हम लेटेंसी स्टेज कहते हैं। दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये चौथा है। तो जो चौथा आपका ऑप्शन है ये ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि ये किसी भी या इसके बारे में आप देखेंगे तो किसी ने भी उल्लेख नहीं किया है, तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन में आपको चाटना है कि लॉरेंस कोलबर्ग जो है उनके द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था जो है ये आपको बतानी है। नैतिक विकास की एक अवस्था इनमें से जो है वो क्या है? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3 में से आपका दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसे हम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, यही जो है लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं इनके द्वारा जो है नैतिक विकास की एक अवस्था है। अलग अलग स्टेज इन्होंने डिवाइड किए हैं, पढ़ी आपने होंगी, उन्हीं में से ये है। सारी चीजें ऑलरेडी आपको मैंने टॉपिक वाइज पहले करा दी थी, फिर से रिपीट ना करा करके डायरेक्ट में इसीलिए प्रैक्टिस सेट जो है वो करा रहा हूँ। सीटेट की प्लेलिस्ट में आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर टॉपिक वाइज वीडियो भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? इस टाइप का एक ना एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात का है, या फिर जेंडर पहचान का है, या फिर जेंडर संबद्धता का है, या फिर जेंडर समरूपता का है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। एक शिक्षक ऐसा है जो कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो इंग्लिश अगर वर्जन आप देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है बायस। यही आपका क्या होता है? पक्षपात करना, कि किसी एक की तुलना में दूसरे को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरे पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, या 100 बच्चों में से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? पक्षपात कहलाता है। परंतु यहां पर अगर देखेंगे प्रश्न में तो लड़के और लड़कियों की बात की गई है, इसलिए जेंडर वर्ड और जुड़ जाएगा और पूरा आंसर आपका क्या बन जाएगा? जेंडर पक्षपात। तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला कह रहा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा,
दूसरा कह रहा है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। पहले प्रश्न को जरूर समझ लिया करिए। मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको बता देता हूं कि बच्चों में जो जेंडर के प्रति रूढ़िवादिता बनकर आ रही है, जैसे हमने अभी ऊपर अभी एक प्रश्न देखा, वो भी एक पक्षपात का ही रूप था। तो रूढ़िवादिता और जो जेंडर भूमिका है, अनुरूपता, उसको कम करने के लिए, जो ये सोच बनी हुई है उसको कम करने के लिए आप इनमें से कौन सी जो पद्धति है उसका यूज करेंगे। क्या इन जेंडर पक्षपात है इसके बारे में क्या परिचर्चा करवा देंगे, या फिर जेंडर विशिष्ट जो भूमिका है उनको महत्व देंगे, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की। तो अलग बैठने की व्यवस्था तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो फिर खुद ही वही जेंडर पक्षपात वाला काम कर रहे हैं। और खेल समूह भी इसी प्रकार अलग अलग नहीं करेंगे। विशिष्ट भूमिकाओं को तो महत्व बिल्कुल नहीं देंगे। आपके लिए सब एक बराबर है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। परिचर्चा से जो छात्र होते हैं उनके बीच जागरूकता उत्पन्न होती है। यही आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ये सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि किन्होंने दिया है। जॉन बी वॉटसन ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, या फिर लॉरेंस कोलबर्ग ने। इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा यहां पर लेव वाइगोत्स्की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो है विशेष महत्व जो है वो दिया था। जो ऊपर कथन लिखा हुआ है किस मनोवैज्ञानिक ने जो है दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की आपके जो है वो थे। यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है जो कि आपको लेव वाइगोस्की से जोड़ने में हेल्प करेगा, वो है सोशल एंड कल्चरल। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न जो है वो छठा, कि जिग्सा पहेली को भरते या करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो वार्ता है उसको वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं, ये आपको बताना है। इंग्लिश वाले जो ऑप्शन है उनको भी अवश्य पढ़ते चलिए। व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच, जोर से बोलना यानी कि टॉक अलाउड, पाड़ ढांचा यानी कि स्कैफोल्डिंग, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता ईगो सेंट्रिक स्पीच। तो बताना है आपको इनमें से वाइगोत्स्की किस तरीके से संबोधित करते हैं। प्रश्न में ही आंसर आपका छिपा हुआ है। तो वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बताया था, किस पर जोर दिया था? आपका आंसर की बात करते हैं तो प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बारे में ऊपर जो एक कथन देख पा रहे हैं ना आप, इसमें भी बताया गया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न सातवां। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, जब तक आपका पेपर हो, बहुत ज्यादा हर टाइप के प्रश्न आप प्रैक्टिस जो है वो कर लें, ताकि पेपर में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाएं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा प्रश्न सातवां, कि बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन का है। प्रबलन को हम इंग्लिश में कहते हैं री इन्फोर्समेंट। दूसरा है अनुबंधन का, जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। तीसरा है मॉडलिंग, और चौथा है पाण या ढांचा, जो कि अभी आया था स्कैफोल्डिंग। तो बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? आंसर की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका पाण ढांचा, जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका आठवां, कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन।
तीसरा है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व और चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो बताना है आपको कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, अलग-अलग जो उन्होंने स्टेज बताई थी, उसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, उसको कौन विशेषित करता है? 4 ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं। बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से दूसरा ऑप्शन कंजर्वेशन, संरक्षण, क्लास इंक्लूजन, समावेशन, आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी आंसर बताए जा रहे हैं, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की में दिए गए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। किसी पुस्तक से आंसर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की में फाइनल माने जाते हैं, नंबर तो आपको उसी पे मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आंसर भी आपको ऑफिशियल आंसर की जो दिए गए हैं वही आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 9वां, कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की जो संरचना है वो है, ये आपको बताना है। स्कीमा है, अवलोकन अधिगम है, अनुबंधन है या फिर प्रबलन है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन स्कीमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कीमा के संदर्भ में भी आप देखेंगे एक ना एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है हर साल। 10वां प्रश्न देखते हैं कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। किसी भी टाइप का आकलन करना है। आकलन मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपने कुछ पढ़ाया और बच्चों ने पढ़ लिया, उसके बाद आप आकलन करना चाह रहे हैं उन्होंने क्या सीखा, तो ये आकलन है। तो वही कह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थी जो हैं उनके लिए श्रेणी निश्चित करना। श्रेणी का मतलब क्या है कि उनको रैंकिंग देना, ये बच्चा फर्स्ट आया, ये बच्चा सेकंड आया, क्या ये उद्देश्य होता है। दूसरा कह रहा है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और जो भ्रांति हैं उनको समझना। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर उनको नामांकित करना। और चौथा कह रहा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा। लेते हैं एक एक ऑप्शन और समझते हुए चलते हैं। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए लिखा गया है, प्रश्न में नहीं लिखा है, क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए क्या श्रेणी निश्चित करना, विद्यार्थियों को रैंकिंग देने के लिए क्या आकलन किया जाता है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा जो है उसको हम बाद में देखते हैं। तीसरा देखते हैं विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर उनको नामांकित करना, यानी कि उन्होंने जो नंबर प्राप्त हुए हैं, जैसे कोई आपने टेस्ट लिया, कोई एग्जाम लिया, तो उनके जैसे 100 में 80 नंबर आए, किसी के 50 आए, तो उसके आधार पर क्या उनको आप नामांकित करने के लिए उनका आकलन करते हैं, बिल्कुल नहीं। तीसरा देख लिया। चौथा भी देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, पास फेल, क्या ये अंकित करने के लिए आप आकलन करते हैं, बिल्कुल नहीं। बचा दूसरा ऑप्शन जो कि है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपने भूगोल में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ाया, ग्लोब के बारे में पढ़ाने के बाद बच्चे ने उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में क्या समझा, कितना उसके बारे में उसका ज्ञान स्पष्ट है और उसके संबंध में क्या उसकी भ्रांतियां हैं, क्या उसके डाउट हैं, उसको समझना होता है आपका स्पष्ट या सही रूप से आकलन। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप कहेंगे संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। समझ कर के किया जाता है, समझ कर उनको दूर किया जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11वां, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, आपको बताना है। बुद्धि के बारे में सही छांटना है। ये पहला कह रहा है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो कि जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ध्यान से समझिएगा और बताना है सही कथन कौन सा है। दूसरा कह रहा है कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। और चौथा कह रहा है कि बहु या बुद्धि जो है वो बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपने देखे और पूछा गया था बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। तो चलिए बात करते हैं
आंसर की आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से तो सबसे पहले पहले ऑप्शन में लिखा है एक निश्चित योग्यता है, तो निश्चित नहीं होती है, ये तो आप ऐसे ही काट देंगे। आगे लिखा है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। पहले ही आप जो वर्ड है सही समझ रहे हैं, गलत है। फिर कह रहा है बुद्धि को मानकीकृत जो परीक्षण उनके प्रयोग से सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, तो दूसरा भी आपका कट जाएगा। बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एक एकाकी विशेषक है, तो यूनिटरी फैक्टर या सिंगल ट्रेट नहीं आपका होता है, तीसरा भी कट जाएगा। बचा चौथा जो कि बिल्कुल सही है, बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुआयामी बुद्धि के संदर्भ में आपका कोर्स में भी है सीटेट के, तो आपके प्रश्न में पूछा भी जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो आप क्या कहेंगे, हार्वर्ड गार्डनर जो है, गार्डनर ने दिया था आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत से हैं आपके कोर्स में, वो सभी आपको रटे होने चाहिए क्योंकि वो सुपर टेट यूपी टेट सब में ही आपके पूछे जा सकते हैं। और जो थर्स्टन है उनका समूह कारक बुद्धि सिद्धांत है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। थांडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, मौलिक मतलब होता है नवीन। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है, सृजनात्मक विचारक को, अभिसारिक विचारक को, अनम्य विचारक को या फिर आत्म केंद्रित विचारक को। जो इंग्लिश में ऑप्शन लिखे हैं उनको भी पढ़ लीजिए और समझिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। जो रूही है वो इनमें से किन गुणों को प्रदर्शन जो है वो कर रही है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया ना मौलिक, यानी कि जो कोई भी समस्या आ रही है उसके लिए वो मौलिक समाधान यानी कि एक नवीन समाधान है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आप कहेंगे ये सारी चीजें क्रिएटिव पीपल या क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी में आती है। तो पहला ऑप्शन सृजनात्मक विचारक क्रिएटिव थिंकर के रूप में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 13। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पहले समझिए कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें जो वंचित समूह से या किसी भी कारण से वंचित रह गए तो उनसे समूह से जो संबंधित विद्यार्थी हैं उनके द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप शिक्षक हैं और वो सहभागिता नहीं दर्शा रहे तो आप क्या करेंगे, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहेंगे। आपको मैंने क्या बताया है कि सीटेट में इस प्रकार की चीजों का आप यूज बिल्कुल नहीं करेंगे कि बच्चे को आप रटा रहे हैं, बच्चे को आप भगा रहे हैं, उसको धिक्कार कर रहे हैं या कह सकते हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, इस टाइप की चीजें। तो पहला था आप ऑप्शन डायरेक्ट ही काट दीजिए कि बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए तो कभी नहीं कहेंगे। दूसरा कह रहे हैं इस स्थिति जो है उसको जैसी है वैसा ही स्वीकार कर लेंगे। पढ़ सकते हैं ऑप्शन को और आगे, फिर हम इनमें कंपैरिजन करते हुए देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ऐसा कहेंगे। तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनकी अपेक्षाएं उनको आप सुधारेंगे, कम करने के लिए तो नहीं कहेंगे। चौथा कह रहा है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढेंगे। तो आपका दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट कट हो जाएगा कि स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैंने इसको होल्ड में इसलिए रखा कि बाद वाला जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इन दोनों में कौन बेटर है। हो सकता है चौथा वाला और निगेटिव लिखा होता तो चौथा काट के आप दूसरे पर करते, पर दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। क्या कि जैसे स्थिति उसको स्वीकार करने का काम थोड़ा नहीं आपका है, आप अध्यापक हैं, आपको सुधारने के लिए ही तो भेजा गया है, आपको सिखाने के लिए ही तो भेजा गया है, तो स्वीकार आप कैसे कर लेंगे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो आपकी शिक्षण पद्धति आप पढ़ा रहे हैं तभी तो बच्चा सहभागिता नहीं दिखा रहा है जो वंचित समूह से है, तो आप अपनी शिक्षण पद्धति जो है उस पर विचार करेंगे, कहीं वो तो नहीं गलत है, तो उसमें विचार करेंगे, उसमें सुधार करेंगे और जो बच्चों की सहभागिता है उसमें सुधार करने के लिए क्या करेंगे, नए नए तरीके ढूंढेंगे। तो आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 14 जो कि कह रहा है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो की लाइव टाइमिंग भी मैं बता देता हूं, दोपहर के 3 बजे है सीटेट के लिए और सुपर टेट के लिए शाम के 8 बजे की है।
तो कह रहा है प्रश्न कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा होती है कि इसमें हर टाइप के बच्चे जो हैं सबको शामिल करते हुए आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, या फिर कभी कभी तैयार करना चाहिए, या फिर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोत्साहित, एक होता है हतोत्साहित। प्रोत्साहित मतलब है किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को ऊपर उठाना, तो आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं किसी भी काम करने के लिए। और हतोत्साहित मतलब होता है उसको नीचे गिराना, डिस्करेज। देखिए, इंग्लिश वर्ड से आपको समझ में आ रहा है। तो चौथा तो आप ऑप्शन डायरेक्ट काट देंगे कि कभी भी आप समावेशी कक्षा हो या ना हो, कभी भी किसी बच्चे को हतोत्साहित आप नहीं करेंगे। बाकी ऑप्शन देखिए, तो तैयार नहीं करना चाहिए तो ऐसा नहीं है, कभी कभी तैयार तो बिल्कुल कट जाएगा। बचा एक ऑप्शन कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका है लास्ट, और उसको देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाला कोई आपसे प्रैक्टिस सेट मिस बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको कोई फाइल भेजनी हो वो सारी चीजें मिल जाती हैं, और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं। कई बार नोटिफिकेशन सेंड यूट्यूब की तरफ से नहीं हो पाता है। देखते हैं हमारा प्रश्न लास्ट 15 कि पठन वैफल्य, इंग्लिश फॉर्म पढ़िए इसका, इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, DYSLEXI। तो पठन वैफल्य हिंदी का लिखा है, आपने हमेशा डिसलेक्सिया पढ़ा होगा, और कई बार आप इसका ये वर्जन नहीं देखते हैं और गलती कर देते हैं। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अवधान, देखिए अटेंशन से आपको समझ में आ रहा है कि उनका ध्यान आप आकर्षित नहीं, या वो अपना स्वयं का ध्यान नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं। पर न्यून अवधान से हो सकता हो ना समझ पाए, इसीलिए मैंने कहा है कि कभी भी प्रश्न बाल विकास में, खासकर बाकी आप देखेंगे और सब्जेक्ट में इतना नहीं, बाल विकास में आपको हिंदी के साथ साथ उसका जो इंग्लिश फॉर्म होता है, जब प्रश्न ना समझ में आए तो जरूर देख लेना चाहिए। और बाकी आ रहा है तब भी एक बार देख लीजिए। कई बार जैसे पठन वैफल्य है, आपने ये कभी हो सकता हो ना सुना हो, पर डिसलेक्सिया आपने अवश्य सुना होगा। तो न्यून अवधान विकार। दूसरा कह रहा है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तीसरा कह रहा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, और चौथा कह रहा है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? डिसलेक्सिया के संदर्भ में पूछा गया कि द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है आपका डिसलेक्सिया। और हिंदी का इसका वर्जन तो और अच्छा है, इसमें यही साफ साफ पठन वर्ड ही यूज किया गया है, उससे भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको ट्रिक से भी आपको बताया था, यदि आपको याद होगा। मैंने कहा था जैसे एक पेज है A4 साइज, इस पे कुछ लिखा हुआ है, और डिसलेक्सिया में लक्स साबुन आती है, अगर आप उस साबुन से इस पर रगड़ दें तो इस पर जो लिखा हुआ है, क्या आप उसको पढ़ पाएंगे? आप कहेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने से ही संबंधित या धारा प्रवाह पढ़ने की जो क्षमता होती है, ऐसे ही इससे डिसलेक्सिया में जो लक्स आ रहा है उससे जोड़कर थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। प्रश्न नंबर ये आपका 20 है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, 20 ही है। चलिए इसका आंसर बताइएगा कि 20 का कौन सा सही होगा। और प्रश्न आपका है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, पूर्णतः अलग हैं, या फिर स्वतंत्र हैं, या फिर सन्निहित हैं, या फिर संबंधित नहीं है। तो हिंदी का टर्म हो सकता है आप टाइप ना कर पाए कमेंट में, तो इंग्लिश का वर्जन आप बताइएगा कि इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, इंडिपेंडेंट ऑफ, या इंटरवोवन विद, या फिर नॉट रिलेटेड टू। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आपको अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। ये जो आंसर है इसको हम देखेंगे कल 3 बजे। इसके जब आगे के, आज हमने 15 प्रश्न देखे बाल विकास के, उसके आगे के 15 प्रश्न हम देखेंगे, तो इस 20 नंबर वाले प्रश्न को भी हम देखेंगे। पर उससे पहले सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। कमेंट में आंसर बताने से मेन क्या होता है,
एक तो ये भी होता है वो चीज़ आप याद भी कर लेते हैं, आप और लोगों के कमेंट देखते हैं और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि यदि आपने गलत टाइप किया आंसर और नेक्स्ट डे देखते हैं कि इसका ये सही आंसर था, तो वो चीज़ आपको परमानेंट याद हो जाती है। तो कोशिश किया करिए सभी लोग जितने भी लोग देखते हैं आंसर अवश्य टाइप किया करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य छात्रों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और लोग भी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से अच्छे प्रश्न और सभी के अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।